हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के प्रीलिम्स के लिए एक प्रोएक्टिव बैच लॉन्च किया है, जिसके तहत हम यूपीएससी का हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिसमें पहला हम इकोनॉमी को हमने स्टार्ट किया और आज हम उसी इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 30 जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इकोनॉमी में हम मुरनाल सर का जो पिलर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उनका जो इकोनॉमी का हैंडआउट है। आज हम पिलर नंबर 3 का जो है लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि आज हम पिलर 3B को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में हाफ लगभग कंप्लीट कर लिया था। पिलर 1 पिलर 2 बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ आप जाके पिछले वीडियोज़ को ज़रूर से देख लीजिए, तब जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको सारे अपडेट्स जल्दी से मिलते रहें। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमने अपना जो पिछला लेक्चर वो कंप्लीट किया था। वो हमने देखा था कि करेंसी एक्सचेंज जो रेट सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमको जहाँ से स्टार्ट करना है वो है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, IMF का, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का जब कोलैप्स हुआ, और ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये कुछ भी नहीं था, इसमें मतलब फिक्स कर दिया जाता था एक्सचेंज रेट को, ठीक है। तो बाद में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया। तब IMF जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक तरह के डिपॉजिट बैंक के रूप में, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो करेंसी को डिपॉजिट करती हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कोटाज। जो भी उनको कोटाज मिला हुआ था उसके जितना भी कोटा उनको एलोकेट किया गया उसके साइज के हिसाब से उसमें पैसा जमा करवाया जाता है, किया जाता है IMF में, ठीक है। अब वो कितना कोटा किस कंट्री को मिलता है वो डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमी पे, साइज़ पे, ओपननेस पे, इन सब चीज़ों पे। और IMF जो है वो उस पैसे पे इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत देता है डिपॉजिटर्स को, ठीक है। और वो पैसा IMF करता क्या है, वो पैसा IMF लोन में देता है बाकी मेंबर कंट्रीज़ को जिनको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो रहा है। यानी कि मतलब ऐसे कंट्रीज़ जिनके पास पैसा नहीं है कोई सामान खरीदने के लिए, इंपोर्ट्स करने के लिए, तो उसमें मदद करता है IMF, ठीक है। इस मैकेनिज़्म को ऑपरेशनलाइज करने के लिए IMF जो है ना वो अलॉट IMF ने किया, एक स्पेशल टाइप का करेंसी, आर्टिफिशियल करेंसी बनाया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहते हैं हम, ठीक है, इसी करेंसी को। अब ये पूरा सिस्टम अच्छे से ताकि चल पाए। अब SDR का जो प्राइस है वो किस हिसाब से तय किया जाता है, पहले तय किया जाता था कि अमाउंट ऑफ गोल्ड के हिसाब से, जितना उनके पास गोल्ड था उसके हिसाब से सिस्टम फिक्स कर दिया गया। लेकिन प्रेजेंट में मैकेनिज्म हम देखें तो वो इस हिसाब से होता है कि US डॉलर का लगभग इतने परसेंट, 43.38% का वेटेज है, यूरो का इतना, चाइनीज़ युआन का इतना है, जापानीज़ येन का इतना है, और पाउंड का इतना वेटेज है। तो वेटेज के हिसाब से ना अब इस करेंसी की वैल्यू जो है वो पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। कुछ इनका फॉर्मूला होता है, वेट इंटू एक्सचेंज रेट, उसके हिसाब से एक SDR की वैल्यू ऑब्टेन किया जा सकता है। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो एक SDR की वैल्यू लगभग $1.40 करीब है। इंडिया के हिसाब से लगभग जो मान के चलो आप 70 रुपये करीब के हिसाब से है, और रेट बढ़ रहा है तो 100 रुपये करीब के हिसाब से, ठीक है। SDR को हम पेपर गोल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब एक तरह का ये समझो ऐसा वाला ही करेंसी ना, कोई फिजिकल फॉर्म में ये करेंसी नहीं है, ठीक है। अब SDR का हमने सारा यूज़ समझ लिया कि किस काम ये आता है और किस कंट्री का कितना वेटेज होता है, वो उनके इकोनॉमी के हिसाब से डिपेंड होता है। और जिसमें मेजर ये 5 करेंसीज़ हैं जिनके हिसाब से SDR की वैल्यू डिफाइंड होती है। इंडियन की जो रुपी है वो इसमें आप देखेंगे नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसका भी अभी हम रीज़न देखेंगे। और मान के चलो किसी कंट्री को ज़्यादा SDR चाहिए तो वो कैसे ले सकता है, वो IMF से लोन के तौर पे ले सकता है, जिस पे कि उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। SDR का मेन काम क्या आता है वो आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। मान के चलो इंडिया के पास जो है वो $300 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। कि मतलब इंडिया अगर कुछ सामान इंपोर्ट करता है तो इंडिया के पास जो है वो डॉलर्स में पैसे हैं, बाकी करेंसीज में भी, कि इंडिया उस इंपोर्ट के बिल को दे सके, ठीक है। तो इंडिया के पास कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस नहीं आएगा। इंडिया अपने फॉरेक्स करेंसी में क्या करता है, बहुत सारे तरह के पैसे रखता है ना, डॉलर्स, यूरो वगैरह, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब कुछ रखता है मिला जुला के, जिसमें कि SDR भी होता है। मान के चलो इंडिया के हिसाब से $70 बिलियन का इंडिया के पास SDR है, ठीक है। तो अब जब इंडिया के पास
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा, इंडिया के पास डॉलर्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा पैसा देने के लिए, इंपोर्ट का बिल देने के लिए, तो इंडिया इस एसडीआर का यूज़ कर सकता है, क्योंकि सामने वाली कंट्री मना नहीं करेगी एसडीआर लेने के लिए। अब आप कहोगे कि रुपये में इंडिया पैसा क्यों नहीं देता जो भी इंपोर्ट करता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो रुपये में हो सकता है एक्सेप्ट ना करे पैसा, क्योंकि जिस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा उस समय रुपये की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो सामने वाली पार्टी रुपये को एक्सेप्ट ही ना करे, तो उस समय एसडीआर जो है वो अपना काम आता है। ठीक है, ये सारे मेंबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड इसका एसडीआर के साथ किया जा सकता है। और मैंने बता ही दिया कि लोन आप ले सकते हो जब अगर आपके पास ज़्यादा दिक्कत आ जाए। जो इंडिविजुअल नेशंस हैं उनके सेंट्रल बैंक्स होती है वो एसडीआर को एज अ रिजर्व रखती है, जिसको क्या कहते हैं, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। अब आते हैं हम कि एसडीआर के फॉर्मूले में अपना इंडियन रुपीज़ का जो करेंसी है वो क्यों नहीं इंक्लूडेड है। देखो यार, आईएमएफ जो है वो रिव्यू करता है एसडीआर के फॉर्मूला को हर 5 साल में, जिसमें 2 कंडीशंस वो देखता है कि क्या उस कंट्री जो है वो टॉप एक्सपोर्टर नेशंस में आती है नहीं आती है। दूसरा, जा कंट्री का जो करेंसी है वो फ्रीली यूजेबल है या नहीं है, मतलब कि वो फुल्ली कन्वर्टेबल है या नहीं है, उसको डॉलर से रुपये में या रुपीज़ से किसी और करेंसी में बिल्कुल अच्छे से आप कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। और भी बहुत सारे तरीके से मतलब आईएमएफ जो है वो देखता है कि ये कंट्री हाँ लायक है या नहीं है एसडीआर वाले इस फॉर्मूला में लाने का। तो सोचो एक बार अपना इंडिया भी एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग जाए, इंडिया में से भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो सब चले जाए, तो इंडिया की करेंसी भी यहाँ पे आ सकती है रुपी। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अपने लिए। ठीक, अब यहाँ पे कितना कितना कोटा होता है ये आप देख सकते हो, लेटेस्ट वेटेज ये रहा। और आईएमएफ ने 2016 में कुछ कोटा का रिफॉर्म लिया था, यानी कोटा को उन्होंने तो इंक्रीज़ कर दिया था हर एक देशों के लिए। ठीक है, इंडिया का कोटा जो कि पहले 2.44% था वो 2.76% हो गया। इस हिसाब से आप मानो तो लगभग इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है। ठीक है, सबसे पहले पे यूएसए है, जापान है, चाइना है। ठीक है, ऐसे करते करते इंडिया 8वां पे है। ठीक, अब लगभग इस कोटे के हिसाब से इंडिया को 17 से 18 बिलियन वर्थ का एसडीआर इंडिया के पास मौजूद है। ठीक है, और टोटल बात करें तो लगभग 700 बिलियन जो है वो एसडीआर की क्वांटिटी है आईएमएफ के पास। अब आईएमएफ में एज ए गवर्नर कौन कौन काम करते हैं, तो अपने देश के जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के लिए, तो वो वोटिंग पावर एक्सरसाइज किया जाता है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि एक्स ऑफिशियो गवर्नर काम करते हैं आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। अगर तो फाइनेंस मिनिस्टर एब्सेंट है तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो उनके बिहाफ पे वोट कर सकते हैं, उनको अल्टरनेट गवर्नर कहेंगे इस आईएमएफ की मीटिंग के दौरान। ठीक है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ बीन प्रपोज्ड टू ऐड टू द बास्केट ऑफ आईएमएफ एसडीआर। 2016 का क्वेश्चन था यहाँ पे। उस समय पे जो लेटेस्ट ऐड किया गया था वो ना ही रसिया का रूबल है, ना ही साउथ अफ्रीका का रैंड है, ना ही रुपीज़ है। यह है रेम्बनी। ये रेम्बनी किसका था, ये था अपना चाइना का। देख रहे हो, चाइनीज़ युआन को ही रेम्बनी कहते हैं। ठीक है, रेम्बनी, ठीक है, कुछ ऐसे ही। अब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी हम समझते हैं, अभी हमने देखा ताकि कौन सा करेंसी कितना ज़्यादा कन्वर्टिबल हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो देखो 2 हिस्सों में बांटा था हमने, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने अच्छे समझाया था आपको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, तो करेंट अकाउंट्स की जो भी चीज़ें लेन देन होती है वो सब फुल्ली कन्वर्टेबल होता है, यानी कि उसको आप आसानी से डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीज़ को डॉलर्स या किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसमें आरबीआई ने क्या कर रखा है कि लिमिट लगा रखा है कि उससे ज़्यादा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो इस समय प्रेजेंट में देखोगे तो आप लगभग 3 बिलियन डॉलर का आप रुपीज़ ही कन्वर्ट कर सकते हो डॉलर्स में, बाकी के नहीं कर सकते हो। उन सब का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रेजेंटली में इंडिया में मैनेज किया जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि मार्केट के हिसाब से रेट डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि ये जो सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा कभी रुपी गिरने लग जाए या डॉलर बढ़ने लग जाए, कुछ इस तरीके का आ जाए, तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। आरबीआई इंटरवीन करके मतलब रुपीज़ को सेल कर सकता है या डॉलर को बाई करता है, ये सब चीज़ें करता है ताकि करेंसी को स्टेबलाइज़ किया जा सके। ठीक है, अगर सोचो कि लोगों के हाथ में ये दे दिया जाए कि तुम जितना चाहे उतना करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो फॉरेन करेंसी में अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में, तब तो सोचो वॉलेटिलिटी कितना ज़्यादा आ जाएगा ना। इस वजह से आरबीआई ने लिमिट लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कन्वर्टिबिलिटी पे। इसलिए अगर हम देखें तो अपना इंडिया जो है वो कैपिटल अकाउंट के टर्म्स में फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है ना, फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है कैपिटल अकाउंट, लेकिन करेंट अकाउंट में अपना फुल्ली कन्वर्टेबल है। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में। तो आरबीआई के पास 2 एक्ट है, फेरा और फेमा, इसके तहत वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, पहले अभी $1.5 बिलियन का सीलिंग
था। और इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा देश का कोई बैंक है वो अपने देश के किसी बिजनेसमैन को मान के चलो $3 बिलियन का लोन देना चाह रहा है, तो वो जो मान के चलो अंबानी जी को लोन देना चाह रहा है, तो वो अंबानी जी जो हैं वो उस लोन का अमाउंट जो $3 बिलियन है उसको क्या रुपीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट लगा रखी है $1.5 बिलियन तक ही आप जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हो। और अगर उन्होंने कुछ इलीगल मेथड अपनाया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा फीमा के अंतर्गत। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एफपीआई में भी लिमिट है कि मतलब एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था क्या होता है। वो जो है 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और 20% से ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एफडीआई में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये गवर्नमेंट सेट करती है एफडीआई की पॉलिसी, आरबीआई कंट्रोल करता है करेंसी कन्वर्जन। इसके हिसाब से मान के चलो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें कसिनोज में या फिर गैम्बलिंग इन सब में क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो इंडियन रुपी जो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में। ठीक, ये मेन मुद्दा था। अब करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट में मैंने कहा फुल्ली कन्वर्टेबल है। वो एक समय पे एक एग्जांपल था कि 2013-14 के आसपास क्या हुआ था, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आरबीआई ने लिमिट लगा दिया था कि अगर तो आप 100 रुपये का गोल्ड इंपोर्ट करते हो ना, तो 20 रुपये का तो आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये उन्होंने कंडीशंस लगा दिया था। तो उस समय को अगर छोड़ दें तो बाकी हर तरीके से इंडिया की जो रुपये है फुल्ली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट में। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि डॉलर को मान के चलो रुपये में कन्वर्ट करवा सकते हैं बहुत आसानी से, और रुपये को डॉलर या किसी और करेंसी में आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन ना होना, ये मैंने बता दिया, फुल्ली कन्वर्टेबल है। अगर हम इसका एंटी आर्ग्यूमेंट्स की बात करें कि फुल्ली कन्वर्टेबल क्यों होना ज़रूरत नहीं है, तो मान के एक एग्जांपल लेते हैं। जो ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमीज जैसे कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलाया, इन सब ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लगा दिया था कि मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल कहा था इन्होंने कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अभी हमारे करंट अकाउंट में जो है फुल्ली कन्वर्टेबल है, कैपिटल में नहीं। तो क्या इन्होंने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी लगा दिया था ताकि एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा सके। तो लेकिन ऐसा हुआ क्या कि 1997 के बाद उनकी जो ऑटोमोबाइल और स्टील कंपनीज है उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो पैनिक हो गए। उन्होंने सारा शेयर बॉन्ड जो है बेच दिया, लोकल करेंसी में पैसा मिला और उसको कन्वर्ट कर दिया डॉलर्स में, और पैसा लेके चले गए, भाग गए। ठीक है। इससे क्या हुआ, उनकी जो लोकल करेंसी में एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन आया। जो पहले $1 2,000 इंडोनेशियन रुपया था, वो $1 हो गया 18,000 इंडोनेशियन रुपया। ठीक है। तो अब उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा पिटी। ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया, और उनके सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व था नहीं इस क्राइसिस से लड़ने के लिए। तो भाई उनकी जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई। ठीक है। तो ये हम पे एक एग्जांपल मिलता है कि हमको फुल्ली कन्वर्टेबल क्यों नहीं बनाना चाहिए। इंडिया में एसएस तारापुर कमेटी बनाई गई थी 1997 में। उन्होंने सजेस्ट किया था कि इंडिया को भी फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो जाना चाहिए करंट अकाउंट में। लेकिन कब होना चाहिए, जब इंडिया की फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो इकोनॉमी की। मतलब क्या है कि आरबीआई के पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व हो कि 6 महीने तक का इंपोर्ट वो सस्टेन कर सके। उसके अलावा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं हो। इन्फ्लेशन जो है 3 से 5% से ज़्यादा नहीं हो। बैंक का जो एनपीए है वो 5% से ज़्यादा ना हो। अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल होती है तभी हमको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज़ इम्प्लाइज being able to convert rupee notes into gold, value of rupee to be fixed by market forces, freely permitted the conversion of rupee to other currencies and vice versa, developing an international market for currency in India। क्या लग रहा है क्या आंसर होगा, सामने आपके आंसर है कौन सा वाला, ये वाला, कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ टू अदर करेंसीज, मतलब कोई दिक्कत ना हो जिसमें। अब कन्वर्टिबिलिटी में आरबीआई ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं जिससे कन्वर्टिबिलिटी को आसानी से किया जा सके। जैसे कि 2004 में LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लाया गया था। हर एक मतलब फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेजिडेंट जो है वो अलाउड था कि अप टू $2.5 लाख तक आप देश से बाहर पैसा ले जा सकते हो। मतलब अपने पैसा ही आप $2.5 लाख तक का अलाउड था, आप ले जा सकते हो, या इक्विवेलेंट किसी और करेंसी में आपको ले जाना वो ले जा सकते हो आप। ठीक है। और उस करेंसी को आप चाहे तो जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। कॉलेज का फीस भरना है या कुछ और तरीके का ट्रांजैक्शन करना है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, पनामा पेपर्स ने एलिजिस किया था क्या कि बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो थे वो इस विंडो का, LRS विंडो का यूज़ करते थे गलत तरीके से, पैसा ले जाते थे और अपनी बाहर की सेल कंपनीज़ में लगा देते थे जो कि टैक्स हेवन वाले देश थे उसमें। ठीक है। अब ECB का जो लिमिट देखोगे आप, तो पहले ये 750 मिलियन था, फिर जाके 2022 के बाद 150 बिलियन पर ईयर कर दिया गया। ठीक है।
ईसीबी क्या था यार, ये मत बोलना, अभी देखो मैंने दिखाया था आपको ईसीबी, फिर से दिखाता हूँ आपको, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, ठीक है। ये अब जो है $1.5 बिलियन का इसमें अब लिमिट लगा दिया गया, पहले 750 मिलियन ही था, ठीक है। अब फीमा जो रूल है वो इंडियन रेजिडेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए देखे तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉरेन कंपनीज़ में जो कि गैम्बलिंग वगैरह के बिजनेसेस करती हैं, ठीक है। जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है इंडियन अथॉरिटी से, ठीक। अब फॉरेक्स कार्ड की बात करते हैं। फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? एक तरह का प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें कि पहले आपको रुपीज़ दे देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा बैंक में, और बैंक आपको फिर एक फॉरेक्स कार्ड इशू करेगी जिसमें कि आपका फॉरेन करेंसी होगा उसके अंदर, मतलब आप फिर उसको यूज़ कर पाओगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक देता है एचडीएफसी हज उमराह कार्ड करके, सऊदी रियाल करेंसी होती है जिसमें आप 2.65 लाख दोगे, आपको लगभग 12,000 सऊदी रियाल का बैलेंस के साथ कार्ड आपको मिल जाएगा। आपको कोई फिजिकल कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला कार्ड ले जाओ फॉरेक्स कार्ड, और वहाँ पे जितना चाहे उतना शॉपिंग करो। वैसे ही एक जीरो फॉरेक्स कार्ड भी है। जीरो फॉरेक्स कार्ड में क्या होता है, पहले मतलब नॉर्मली में 2% का अगर फीस लग रहा है प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड पे, तो जीरो वाले में जीरो लगेगा। तो बहुत सारे अब नए जो फिनटेक कंपनीज है उन्होंने ऐसा कुछ जीरो वाला लेके आए हैं कि ताकि उनके लोग ज़्यादा खरीदे। वैसे एक नियो ग्लोबल है, मतलब अगर आपको भी किसी देश घूमने के लिए जाना हो और आप क्या करो, फॉरेक्स कार्ड ले लो एक, ठीक है, ताकि आप उस देश में जाके उनकी करेंसी में अच्छे से शॉपिंग कर सको। वो भी ज़ीरो फीस वाला लेना ना, कोई आपको फीस ना देना पड़े। अब TCS ऑन फॉरेन ट्रिप या शॉपिंग, TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो अपनी एजेंसीज है वो कहती है कि भाई देखो, TCS हमने देखा था, TDS और TCS, तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपको देना पड़ेगा ताकि मतलब कोई आप किसी तरह का घोटाला ना कर सको। आप इस पैसे को रिफंड ले सकते हो ITR फाइल करके, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि आपने कितना कहाँ पे खर्चा किया है, ठीक है। मान के चलो सेलिंग प्राइस किसी सामान की 10 लाख रुपए थी, तो आपका सोर्स पे ही जहाँ से आपने सामान खरीदा है वहाँ पे 20% का मान के चलो आपका TCS लग गया, यानी कि 2 लाख रुपए लग गया 10 लाख पे, तो टोटल आपको 12 लाख रुपए पैसा देना पड़ेगा। और ये 2 लाख रुपए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके पैसा सरकार से चाहे तो आप वापस भी ले सकते हो, ठीक है। अब TCS जो एप्लीकेबल है वो क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल नहीं है, ये डेबिट कार्ड फॉरेक्स इन सब पे एप्लीकेबल है। अब कितना कितना TCS लगेगा तो ये आप रेट्स देख सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि TCS लगाया क्यों जाता है भाई? सिंपल सी बात है, ताकि इंडियंस को डिस्करेज किया जा सके कि आप ज़्यादा शॉपिंग मत करिए अब्रॉड में, क्योंकि आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने देश में दिक्कत हो जाएगी, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी हो जाएगी ना। इस वजह से डाटा सर्वेलेंस किया जाता है टैक्स इवेडर्स पे, ठीक है। अब आते हैं FCRA एक्ट पे। देखो, अगर तो आप इंडियन जो हो, आप पैसा बाहर के देश में भेजते हो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप पे फीमा एक्ट लगेगा, ठीक है। अगर तो विदेशी कोई नागरिक है वो हमारे देश में पैसा भेजता है, ठीक है, मतलब वो हो सकता है कि इस वजह से भेजे कि उसने अपने देश से कुछ सामान खरीदा हो ना, उसका पेमेंट करना हो, या FDI वगैरह आता है, तो वो भी फीमा एक्ट के तहत होता है। लेकिन अगर कोई विदेशी पैसा अपने देश में आ रहा है, ना कि FDI वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो किसी और तरीके से मान के चलो डोनेशन के तौर पे आ रहा है, रेमिटेंसेस के तौर पे आ रहा है, तो उसमें FCRA एक्ट लगेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया था, ठीक है। वहीं पे NGOs हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो मतलब अलाउड है एक्सेप्ट करना फॉरेन डोनेशन को अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में। अगर वो एक्सेप्ट करें अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर में, तो वो क्या बन जाएगी, एक तरह से पपेट बन जाएंगी दूसरे देशों की। उनको ज़्यादा पैसा ISI वाले दे देंगे तो वो उनकी बात मानने लग जाएगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कि आप कुछ इससे ज़्यादा पैसा आप अलाउड नहीं है कि आपको लेना, ठीक है। और जो एजेंसीज़ मतलब नहीं मानेंगे इस बात को, तो भाई उनके ऊपर बहुत सारे पाबंदी लगा दिया जाएंगे, ठीक है। अब रेमिटेंस पे भी FCRA एक्ट में ये था कि कितना पैसा कोई इंडियन रिसीव कर सकता है रेमिटेंस के तौर पे बिना सरकार को बताए। तो पहले ये 1 लाख था, 2022 के बाद ये 10 लाख कर दिया। यानी कोई अभी अपने देश में नागरिक है जो जिसके कि कुछ रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, ठीक है, मान के चलो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो वो कितना पैसा भेज सकते हैं यहाँ पे अपने देश में उसके पास बिना सरकार को बताए, तो अप टू 10 लाख रुपीज़ भेज सकते हैं। उसके बाद भी भेज सकते हैं लेकिन सरकार को बता के, ठीक है। इतने तक सरकार कुछ भी नहीं कहेगी उनको। RBI करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। RBI जो बहुत सारे देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करती है। करेंसी स्वैप का मतलब ये है कि अगर मान के चलो किसी समय पे अपने को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाए अपने देश में और डॉलर्स अपने पास ना हो पैसा देने के लिए, तो सामने वाला देश अपनी मदद कर सके। वैसे ही RBI ने जापान के साथ कर रखा है ये करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, जिसके तहत जो है वो मतलब अगर कुछ ऐसा दिक्कत आ जाए तो $75 बिलियन का, आप देख पाओगे $75 बिलियन का आप जो है सामने वाली देश अपने को मदद करेगी उस समय पे। और सीधी सी बात है, पैसा वापस करना होगा, लेकिन उस समय पे मतलब ये बहुत काम आएगा ना, अपनी इकोनॉमी थोड़ी बची रहेगी। और सेम वाइस वर्सा, मतलब उनको ज़रूरत होगी तो हम पैसा देंगे इतना, ठीक है।
वहीं पे आरबीआई ने ऐसा करेंसी एक्सचेंज जो वो बैंकर्स के साथ भी करती रहती है, लगभग $5 बिलियन का क्यों करती रहती है? मान के चलो जब भी रुपीज़ अगर वीक हो रहा है ना, रुपीज़ वीक हो रहा है तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर की सप्लाई को क्या करती है, बढ़ा देती है या कम कर देती है। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में, क्या करती है, बढ़ा देती है। मतलब आरबीआई डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती है ताकि जो डिमांड है वो कम हो जाए और प्राइस भी उसका कम हो जाए। समझ रहे हो आप? तो जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, अपना रुपी अगर गिर जाती है तो अपना जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इस वजह से आरबीआई को स्टेबलाइज़ करना पड़ता है रुपीज़ को, मतलब डॉलर को पंप करना पड़ता है मार्केट में। तो पंप कैसे करेंगे वो? बैंक्स को देंगे पैसा। बैंक्स को कैसे देंगे? इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत। मतलब पहले पैसा दो, जैसे आरबीआई $5 बिलियन दे रहा है और बैंकर्स जो है वो 37,500 करोड़ रुपए दे रहा है वापस आरबीआई को, मतलब रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। और आरबीआई पंप कर रहा है डॉलर्स को मार्केट में ताकि रुपी जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो। जब रुपी स्टेबलाइज हो गया तो आरबीआई ने रुपीज़ दे दिया और डॉलर्स वापस ले लिया, ठीक है। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आरबीआई का चलता रहता है, ठीक है। अब वीआरआर और एफएआर, वॉलंटरी डिटेंशन रूट और फुल्ली एक्सेसिबल रूट, ये एक तरह का टेक्निकल रूल्स और सिस्टम है जिससे कि आरबीआई इनकरेज करता है फॉरेनर्स को कि आप इंडियन कंपनीज़ के बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करो, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है, करता है, ठीक। अब डॉलर का जो सप्लाई है वो इंडिया में कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। डॉलर का सप्लाई इन इंडिया, अब यूएसए का क्वांट ईजिंग हो या आरबीआई की टाइट पॉलिसी हो, एफडीआई वगैरह अपने देश में ज़्यादा, इंपोर्ट्स कम हो जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इन सब से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी अपने देश में। डॉलर का शॉर्टेज कब होगा? जब यूएसए की फैक्ट टेपरिंग हो, आरबीआई की इजी पॉलिसी हो, इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए ना, गोल्ड प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाए, वॉर हो जाए, तो इन सब कारणों से डॉलर के प्राइजेस जो है वो, मतलब डॉलर्स कम हो जाते हैं अपने देश में। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई फॉरेनर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करो, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करो, ये सब तरीके लो, ठीक है। आरबीआई और गवर्नमेंट ने कुछ मीजर्स लिए थे ताकि रुपीज़ को जो गिरने से बचाया जा सके, जिसमें कि उन्होंने जो फॉरेनर्स जो डिपॉजिट करते अपने बैंक में, उसमें सीआरआर एसएलआर थोड़ा सा कम कर दिया था, जिससे कि इनकरेज कर सके कि डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में हो सके, आ सके, डॉलर का फ्लो बढ़ सके, रुपी स्टेबल हो सके ना। उसके अलावा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग को भी 750 मिलियन से 1.5 बिलियन बढ़ा दिया था आरबीआई ने। उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस भी रिलैक्स की आरबीआई ने। फिर डोनेशन की जो लिमिट थी उसमें भी आरबीआई ने 10 लाख तक कर दिया था ना, 1 लाख से 10 लाख तक। उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है वो भी इंक्रीज़ कर दिया था 7.5%, 12.5%, ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके, ठीक है। अब समझते हैं रुपी रूबल के ट्रेड को। रुपी रूबल का ट्रेड हो चाहे रुपी रियाल एग्रीमेंट हो, भारत देश किसी देश के साथ भी जब करेंसी में इस तरीके से एग्रीमेंट करता है, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भारत कुछ भी मान के चलो इंपोर्ट कर रहा है ना, तो उसका पैसा डॉलर्स में ना दे के इंडियन करेंसी में दे, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में दे। इंडियन रुपीज़ में पैसा देने का से फ़ायदा ये होता है कि डॉलर्स वगैरह हमको नहीं देना पड़ता, तो जो इंडियन रुपी की पिटाई ना हो ना, ये फ़ायदा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम इंपोर्ट भी करेंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमको नहीं होगा। तो ये फ़ायदा होता है अपने को इन एग्रीमेंट्स के तहत में। लेकिन हम करते क्यों हैं ये एग्रीमेंट्स? मजबूरी में, क्योंकि अमेरिका वगैरह जो है वो क्या कर देती हैं, बहुत सारे तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। जैसे कि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम पे ईरान पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। अब हम ऑयल खरीदते हैं ईरान से, तो उसका पेमेंट कैसे हमें करेंगे भाई? तो इस वजह से इंडिया ने रुपी रूबल का एग्रीमेंट किया था, इंडिया की रुपी और ईरान का रियाल, ताकि इंडिया जो है वो रुपी में पेमेंट कर सके। और ये रुपी को चाहे तो ईरान किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, किसी और देश के साथ यूज़ करो या किसी और देश के साथ यूज़ नहीं करना है। इंडिया से वो हो सकता है गेहूँ वेहूँ परचेज़ करे तो उसका पेमेंट वो रुपी में ही कर देंगे, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से सिस्टम चलेगा। वैसे ही रसिया के साथ जब यूक्रेन के साथ युद्ध चालू हुआ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए रसिया पे, तो रसिया के साथ भी रुपी रूबल का एग्रीमेंट हो गया। अब उसी में आता है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट क्या कहते हैं कि रसिया का कोई एक्सपोर्टर है, वो अपने देश में एक्सपोर्ट करता है, तो उस एक्सपोर्टर का बैंक कहाँ होगा? रसिया में ऑफकोर्स होगा। और उस बैंक का एक जो अकाउंट है वो अपने देश के एसबीआई के पास होगा। और यहाँ का जो इम्पोर्टर है उसको पैसा देना पड़ेगा ना इस एक्सपोर्टर को, तो वो एसबीआई में रुपी में पैसा दे देगा और ये दोनों बैंक आपस में वो एग्रीमेंट के तहत समझ लेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं कि रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनका नोस्ट्रो अकाउंट है जो इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में जो उनका अकाउंट है वो नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट हो गया, ठीक है। वोस्ट्रो यानी कि उनका अकाउंट है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो बहुत सारे देशों के साथ, रसिया, श्रीलंका, मलेशिया, इन सब के साथ इस तरीके की व्यवस्था करता है, ठीक है। 2024 सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। और रुपी वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट एन इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी रुपी टू इनेबल डोमेस्टिक बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज।
इंश्योरेंस डेंसिटी एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुल्ली कैप्चर द फाइनेंस गैपिंग in the event of premature death because most of the insurance products sold in the India are saving linked with a small component of protection। ओ भाई देखो यार क्या आंसर होगा, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हो, बताइए क्या आपको लग रहा है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट तो अभी हमने देखा कि जो वस्त्रो अकाउंट है उसको इंडियन बैंक में है तो उसको हम वही कहेंगे, वस्त्रो अकाउंट ही कहेंगे ना, मतलब इंडियन बैंक जो होल्ड करता है फॉरेन बैंक के उसको हम क्या कहेंगे, एक वस्त्रो अकाउंट कहेंगे। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो हमने पिलर 1C में देखा था, उसमें क्या था, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा, ठीक है, वो जो है फुल्ली कैप्चर नहीं होता फाइनेंस गैप को इन द इवेंट ऑफ प्री मैच्योर डेथ। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ वाला अपना ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे उनके लिए हो सकता है ये आसान हो क्वेश्चंस। अब EBRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को। क्यों दिया जाता है, एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये दिखाता है कि किस रेट पे फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज किया गया है इंडियन रुपीज़ में। मतलब जो भी एक्सपोर्टर है वो जब उसको पैसा मिलेगा वापस तो वो रुपी में कन्वर्ट करेगा ना, तो रुपी में किस रेट पे कन्वर्ट किया गया उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट उसके। और वो जब वो दिखाता है बैंक्स वगैरह को तो उसमें टैक्स बेनिफिट और ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बेनिफिट वगैरह दिया जाता है, फास्टर टैक्स क्लियरेंस ये सब कुछ होता है उसमें। उसके अलावा फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है रेसिपिएंट्स को, जो ये डॉक्यूमेंट एक तरह का प्रूफ होता है कंपनीज या इंडिविजुअल के लिए जो कि पेमेंट रिसीव्ड किया है फॉरेन करेंसी में फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़, इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन। तो देखो यार US डॉलर का जो शेयर है ग्लोबल फॉरेक्स में वो 88% और इंडियन रुपी का सिर्फ और सिर्फ 1.6% है। तो अगर इंडियन रुपी को भी इंटरनेशनल करेंसी कहलवाना है तो कम से कम 4% का जो ये है ना ग्लोबल करेंसी फॉरेक्स रिजर्व में जो हिस्सा है वो होना चाहिए, तब जाके हम उसको इंटरनेशनल करेंसी कहेंगे रुपी को। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रुपी का जो इंक्रीज़ हो जाना लोगों के करंट और कैपिटल ट्रांजैक्शंस में और दूसरे देश के फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनलाइजेशन कहेंगे। बेनिफिट क्या होता है, ये डिपेंडेंस ख़त्म करता है डॉलर पे से। उसके अलावा जो हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं कि मतलब अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो इन्फ्लेशन एकदम से आ जाएगा क्योंकि इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा, वो नहीं होगा। उसके अलावा जो ग्लोबल तरीके से जैसे US की फैक्ट टेपरिंग वगैरह होता है जिससे भी ये बचाव इसका हो पाएगा। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये है कि भाई इंडिया इतना एक्सपोर्ट ही नहीं करता है कि उसका रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सके। जैसे आप रसिया का एग्जांपल ले लो, रसिया के साथ तो रुपी रूबल एग्रीमेंट कर लिया लेकिन रसिया को लगा कि यार हम तो फंस गए। क्यों, क्योंकि इंडिया ऐसा सामान ज़्यादा बनाता ही नहीं है कि हमको ज़रूरत हो, तो इनके रुपी का हम करें क्या। इनके मार्केट में अगर हम लगा देते हैं तो और सोचो उन लोगों ने अगर एकदम से निकाल दिया तो भी हमारा जो मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा। अगला इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है कि कैसे रशियन, श्रीलंकन, नॉन इंडियन एक्सपोर्टर्स रिएक्ट करेंगे इस ग्लोबल सिचुएशंस पे, तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लिए, ठीक है। कुछ मोर बेनिफिट्स की बात करें तो ये ईजियर हो जाता है, अगर हमारा रुपी जो है ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी तो ट्रेड करने में आसानी होगी ना। अगर USA और दूसरी वेस्टर्न पावर किसी कंट्री को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बैन भी कर देती हैं फिर भी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो भी कम हो जाता है, मतलब इंडियन बिजनेसमैन को कोई फीस कमीशन वगैरह एजेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। युआन एज अ ग्लोबल करेंसी 2015 में हमने देखा कि युआन को SDR के बास्केट में ऐड कर दिया गया था, जिससे कि युआन की जो एक्सेप्टेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। चाइना जो है आल्सो क्या करता है, युआन को दूसरे नेशंस को एज अ लोन के तौर पे देता है। युआन की जो डोमिनेंस है वो स्ट्रेटेजिक थ्रेट पोज करती है USA और इंडिया दोनों को भी। डॉलराइजेशन का मीनिंग और एग्जांपल समझते हैं। डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि नॉन USA नेशंस वो एक्सेप्ट करती है डॉलर को एज अ लीगल टेंडर, ठीक है, जैसे कि पनामा, इक्वाडोर और एल सल्वाडोर ये सब हो गई। यूरोनाइजेशन क्या होता है, यूराइजेशन कि वेटिकन और मोनाको एक्सेप्ट करती हैं यूरो को एज अ लीगल टेंडर, भले ही वो मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। क्यों करती हैं, क्योंकि मतलब फिजिकल डेफिसिट बहुत होता है इन देशों में और जिससे वो इनका जो प्रिंटिंग का खर्चा है नई करेंसी का वो भी बहुत ज़्यादा है और इनका इन्फ्लेशन भी इन देशों में ज़्यादा है, तो इस वजह से ये डॉलर्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं एज अ देयर करेंसी, ठीक है, उसी को यूज़ करती हैं इन्फ्लेशन सबसे बचने के लिए, ठीक है। अर्जेंटीना का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। डॉलराइजेशन का फ़ायदा क्या होता है कि मतलब बजट डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाता है, बजट डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाता है, पॉपुलिस्ट स्कीम, रेवड़ी कल्चर ये सब उसमें कम हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, इसका फ़ायदा हो गया। लेकिन इसका कौन सी है कि जो आपको USA पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, USA की बैंक कोई सा भी डिसीजन लेगी उससे आपके जो करेंसी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका खुद का सेंट्रल बैंक है वो मतलब एज अ
बैंकर्स बैंक काम नहीं करेगा ना, उसके पास बहुत कम अब इंडिपेंडेंस बची क्योंकि उसकी करेंसी यूज़ ही नहीं हो रही है, ठीक है। किन कंडीशंस में डॉलराइजेशन उपयोगी है? स्मॉल साइज के जो नेशंस होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्होंने यूएसए में भेज रखे हैं, ठीक है, जिससे कि डॉलर्स उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब डी डॉलराइजेशन किसको कहेंगे हम भाई? डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से दूर भागना ना, अटेम्प्ट करना कि जो डोमिनेंस है डॉलर की उसको कम किया जा सके ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, इसको कहेंगे हम डी डॉलराइजेशन। अभी अगर आप देखो तो लगभग 150 देशों में जो इंटरनल कंपोजिशन उनका कुछ ऐसा है कि 55% तो वो यूएस डॉलर रखते हैं, 30% यूरो रखते हैं, 2% चाइना की करेंसी रखते हैं और 13% दूसरी करेंसीज रखते हैं। तो इससे पता चलता है कि डॉलर की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। ग्लोबल करेंसी रिजर्व में इसको हम कहते हैं, यूएसए डॉलर को प्रेजेंटली हम क्या कहते हैं? ग्लोबल रिजर्व करेंसी कहते हैं। क्या इंडिया की भी करेंसी बन सकती है ग्लोबल रिजर्व करेंसी यूएसए की जगह? हाँ भाई, कह सकते हो कि बन सकती है, लेकिन इंडिया को क्या करना पड़ेगा? फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा ना, और ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग और फैक्ट टेपरिंग पिलर 1 में समझा चुका हूँ मैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या होता है कि यूएसए की जो बैंक्स है वो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को कम कर देती हैं, जिससे कि यूएसए के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैसा लेके दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देते हैं। फैक्ट टेपरिंग में क्या था? उल्टा था इसका कि अब यूएसए की जो सेंट्रल बैंक उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया से पैसा वापस ले जाते हैं। पैसा वापस ले जाएंगे अपने देश से निकाल के, अपना शेयर मार्केट गिर जाएगा और उनका शेयर मार्केट उठ जाएगा। ये होता था फैक्ट टेपरिंग, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग डॉलर्स एक्सक्यूज़ कर देता है ग्लोबल क्रेडिट को, क्यों? देखो, डॉलर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, लोन बहुत ज़्यादा हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ डॉलर्स की खामियां, इसीलिए डॉलर्स को भी एक हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस है लाइन से, एक एक करके सबको देख लेते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर स्क्यूज ग्लोबल क्रेडिट। अभी हमने देखा स्टेटमेंट 2, मैनी कंट्रीज एंड कंपनीज आउटसाइड अमेरिका बोरो इन डॉलर्स। बहुत सारे जो कंट्रीज है और कंपनीज है आउटसाइड अमेरिका के, वो डॉलर्स में बोरो करती है। चलिए आंसर बताता हूँ इसका। अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एक्सक्यूज़ कर देती है ग्लोबल क्रेडिट को, स्टेटमेंट 1 सही था। और बहुत सारे कंट्रीज और कंपनीज जो है वो आउटसाइड अमेरिका बोरो करती हैं डॉलर्स में, दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का। दूसरा क्वेश्चन प्री 2022 का क्वेश्चन है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ अ फिल्म विद एग्जिस्टिंग ईसीबीज। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद ईसीबीज। थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या सोचने वाला क्वेश्चन, मतलब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। पहला, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जो अपनी बैंक है वो इकोनॉमी को थोड़ा सा, मनी सप्लाई को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, आपको क्या लग रहा है? तो जो पहला वाला अपना स्टेटमेंट है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट ये अपना बिल्कुल सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फिल्म विद एग्जिस्टिंग ईसीबी भी सही है, इंक्रीज कर सकता है इंटरेस्ट कॉस्ट को। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द रिस्क एसोसिएटेड विद, नहीं भाई, डिवैल्यूएशन होना इंक्रीज कर देता है रिस्क को। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट अपना क्या है? करेक्ट है। प्री 2019 का तीसरा क्वेश्चन, इन इंडिया विच आर द कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। The foreign currency earning of Indian IT sector increasing the government expenditure remittances from India's abroad। कौन सा वाला लग रहा है आपको इन तीनों में से सही है? ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। विच आर द कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। पहला वाला स्टेटमेंट है द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज IT सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो फॉरेन करेंसी अर्निंग है इंडिया के IT सेक्टर में वो कंट्रीब्यूटर है रिड्यूस करना रिस्क को करेंसी क्राइसिस में, ठीक है। दूसरा वाला, गवर्नमेंट की खर्चा बढ़ जाना, कोई भाई इससे रिस्क कम नहीं होता है। तीसरा, रेमिटेंसेज फ्रॉम इंडियाज अब्रॉड, रेमिटेंसेज से भी जो करेंसी क्राइसिस है वो कम होता है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या अपना करेक्ट है, यानी कि बी वाला। 2019 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइक मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट मेजर RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज, कर्बिंग इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रिपीट डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड
ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नॉट बोला यहाँ पे ना, कौन सा गवर्नमेंट या आरबीआई नहीं लेगा इंडियन रुपी को गिरने से बचना की। तो बाकी जो 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात है, लेंगे जो नहीं नॉट, तो अपना कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया कि फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मोनोपॉलिसी। ये भाई आरबीआई नहीं करेगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई नहीं अपनाएगा। एक्सपेंशनरी क्या होता है पता ही होगा आपको। प्री 2012 का क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन करेंसी इन एन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंट्री कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। कौन सा वाला इसमें स्टेटमेंट अपना सही है, तो बताता हूँ मैं आपको करेक्ट आंसर क्या है उसका। इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी का प्राइस डिसाइड किया जाता है वो कौन से किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। दूसरा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंट्री और कंसर्न, बिल्कुल सही बात है, गुड्स और सर्विसेज के डिमांड पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी से भी फर्क पड़ता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन नहीं भाई, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अपना क्या है करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला वाला स्टेटमेंट प्री 2020 का क्वेश्चन है, इन अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस happens in the near future, which of the following actions policy are most likely to give some immunity to India, not depending on short term borrowings, opening up to more foreign banks, maintaining the full capital account convertibility। वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। देखो, किसी भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर अपने देश में हो जाता है आगे के समय में, तो किस चीज़ से ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग्स। बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म जो फॉरेन बोरोविंग्स है उस पर डिपेंड अपने को नहीं होना है ना, क्राइसिस से बचने के लिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग अपने को चाहिए। उसके अलावा ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी अभी कोई काम का नहीं। पहला वाला स्टेटमेंट अपना सही है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, चलते हैं हम आगे। आज हमको ये पिलर ख़त्म करना है। हेलीकॉप्टर मनी या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट रिजिम। देखो, हेलीकॉप्टर मनी का कहने का मतलब ये है कि अपनी जो बैंक है वो क्या करे, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि उसको रेपो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। मतलब मनी सप्लाई को किसी भी तरीके से इंक्रीज़ कर देना चाहिए। मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करोगे, आप लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, वो शॉपिंग करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों के पास नौकरी आएंगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक, devaluation the domestic currency, reducing in the export subsidy, adopting suitable policies to attract greater FDI and FII, which of the above can help in reducing the current account deficit। को हेल्प कौन सा चीज़ें कर सकता है यार। मैं चाह रहा हूँ ये 2 क्वेश्चन का आंसर अब कम से कम आप करो ना। करेंट अकाउंट डेफिसिट सब मैं बता चुका हूँ, प्लीज़ आप आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में यार, उससे मोटिवेशन मिलता है। समझो आप आंसर लिखोगे ही नहीं, मुझको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा भी है या नहीं देखा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है तो फिर यार बहुत कम, मतलब 1-2 बच्चों के लिए फ़ायदा नहीं है ना फिर करवाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर। आगे नीर और रीर क्या होता है। देखो, रियल लाइफ की अगर बात करें तो हम जब ट्रेड करते हैं यूएसए या दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो हम सिर्फ डॉलर क्यों नहीं देखते, इंडिया की जो रुपी है उसकी क्या वैल्यू चल रही है यूरो के साथ, पाउंड के साथ, येन के साथ, इन सब को देखते हैं हम, ठीक है। अगर आप ये देखोगे चार्ट को, तो जो लोकल करेंसी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन हुआ है, ये टाइम है 2020-21 सबका, तो इंडिया को आप देखोगे तो -0.3% का डिप्रिसिएशन हुआ था। लेकिन टर्की, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब का बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ था। वहीं पे चाइना और रशिया का एप्रिसिएशन हुआ था डॉलर के अगेंस्ट, यानी उनकी वैल्यू करेंसी की बढ़ी थी, ठीक है। तो आरबीआई ना कैलकुलेट करता है रुपये का एक्सचेंज रेट 36 तरह के फॉरेन करेंसीज के साथ, ना कि सिर्फ डॉलर के साथ। हर एक फॉर्मूला को वेटेज दिया जाता है, ठीक है। इसी को देखो क्या है, जैसे कि रुपये की वैल्यू क्या चली पाउंड के साथ, जापानीज येन के साथ, यूरो के साथ, डॉलर के साथ, तो उसको सिंपल एवरेज नहीं निकाला जाता बल्कि वेटेज एवरेज निकाला जाता है। यानी कितना ट्रेड वॉल्यूम हम करते हैं उन सब के साथ ये फॉर्मूला के साथ निकाला जाता है। इसको क्या कहते हैं, नीर कहते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। सिर्फ डॉलर के साथ हम नहीं देखते हैं कि क्या चल रहा है, हमको नीर देखना चाहिए कि इंडिया का नीर की वैल्यू क्या चल रही है। वहीं पे अगर इसको हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, रीर कहते हैं, रियर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिसको इन्फ्लेशन के साथ जो है वो क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है।
रीर को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एज द क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स। एनसीईआरटी का ये डेफिनेशन है, ठीक है। नीर फॉर इंडियन रुपीज़, रुपी गेटिंग वीकर, एग्जाम्पल अगर $1 है वो 40 से 80 हो गया और रुपी स्ट्रॉन्गर होगा तो $1 जो है वो 80 से चालू हो जाएगा। तो गुड फॉर एक्सपोर्ट, बैड फॉर इम्पोर्ट, ये सब मैं पिछले वाले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नीर वर्सेस रीर हेल्प करता है फाइंड करने में कि करेंसी सही में वीकनिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही, बस ऐसी हवा चल रहा है, ठीक है। जैसे कि रीर डिक्रीज़ हुआ, फॉरेनर्स जो है वो समझेंगे क्या कि हमारे जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस है वो एट्रैक्टिव है। रीर अगर इंक्रीज हुआ, फॉरेनर समझेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट के प्राइसेस लेस एट्रैक्टिव है। 2018 में आप देखो तो $1 जो है वो 63 से 74 हो गया था, लेकिन जो रुपी का जो दूसरे तरह करेंसीज के साथ एक्सचेंज देखोगे तो वो मतलब ठीक रहा, वो उसमें गिरावट नहीं आई। इससे क्या पता चलता है कि रुपी नहीं गिरी बल्कि US डॉलर जो है वो मजबूत हो गया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन प्री 2022 का, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, एन इंक्रीज इन रीड इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and read। कौन सा वाला स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट लग रहा है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, आप करने की एक बार कोशिश कीजिए। प्री 2022 का है तो करेक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट है कि इंक्रीज इन रीड इंडिकेट द अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन रीड इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये गलत बात है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रीड, ये बात भी सही है। मतलब कि अगर इंडिया की जो महंगाई है उसमें वो बढ़े बाकी देशों के मुकाबले में, इसका मतलब ये होता है कि नीड और रीड के बीच में ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है अपना वो करेक्ट है, तो यानी सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब एक समझता है परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। देखो परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब ये करेंसी का कंपेयर होता है परचेजिंग पावर्स के टर्म्स में सिमिलर गुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल कोई कॉफ़ी इंडिया में 20 रुपये की मिल रही है, वही सेम कॉफ़ी USA में $2 की मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो $1 का तो वैल्यू होना चाहिए क्या, 10 रुपये होना चाहिए ना। अगर इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को हम देखते हुए कहेंगे क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर पे। ये कब होगा, ये तब होगा जब कोई मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो, दूसरा कि फ्री ट्रेड हो, मतलब कोई टैक्स ना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो GDP जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में भी नापा जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी USA है, फिर चाइना, फिर इंडिया आता है। उस हिसाब से तीसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है, फिर जापान और जर्मनी आता है, ठीक है। बिग मैक इंडेक्स निकालती है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, उसका एक इनफॉर्मल इंडेक्स है, वो मेज़र करता है PPP टर्म्स में कि मतलब एक मैकडोनल्ड बर्गर को देख के बताता है कि इसका प्राइस USA में क्या चल रहा है और बाकी दूसरी कंपनीज़ में क्या चल रहा है। वहीं पे दूसरा है ट्विन डेफिसिट, ये एक तरह का टर्म यूज़ किया जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट दोनों जब हाई हो जाते हैं उसके लिए ट्विन डेफिसिट का यूज़ किया जाता है। एक और क्वेश्चन आ गया, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कौन सा स्टेटमेंट सही है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है प्राइस सेम बास्केट का गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है। PPP टर्म्स में इंडिया 6th नहीं 3rd लार्जेस्ट है, फर्स्ट वाला अपना ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो गाइस अपना पिलर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए यार, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।